ऑटिज़्म को लेके काफ़ी सारी मिथ्स हैं और हमने ये नोटिस किया है कि हमारे फ़ेसबुक के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि भी वो उन्होंने इस ऐसी बातें सुनी हैं ऑटिज़्म के बारे में, जो कि ट्रूली मिथ है। और हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि मिथ को और साइंस को थोड़ा-सा हम सेपरेट करें। I am American board certified in regenerative medicine. I am a fellow of the American Board of Regenerative Medicine और उसके साथ-साथ मैं ट्रेनर हूँ रिजेनरेटिव मेडिसिन में डॉक्टर्स का इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें पाकिस्तान और यूएई शामिल है। और हम कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया के अंदर जो साइंटिस्ट हैं जो कि रिजेनरेटिव मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो हमारा जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन है उससे कनेक्टेड है। तो दुनिया के अंदर जो भी लेटेस्ट रिसर्च हो रही है, वो हम एक-दूसरे से शेयर करते रहते हैं और उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, वी कीप अब्रेस्ट विद दैट। तो आज हमने सोचा कि ये जो मिथ्स हैं ऑटिज़्म के बारे में कि ऑटिज़्म क्यों होता है, इसके क्या-क्या फैक्टर्स हैं, तो उसके बारे में एक वीडियो बना दी जाए और उसको थोड़ा-सा कोशिश करें कि हम साइंटिफिकली उसको आपको सामने प्रेज़ेंट करें, ताकि आप भी अपनी नॉलेज देखते हुए, अपना ये स्टडी करके आप ये देख सकें कि ये वाक़ई किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है या इसकी वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहले एक जो वजह हमें अब समझ आनी शुरू हो गई है और सिर्फ ऑटिज़्म के अंदर नहीं है, काफ़ी और दिमागी बीमारियों में भी है, उसको हम कहते हैं गट ब्रेन कनेक्शन। यानी आपका मैदा या आंत जो है, वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है और देयर आर डिफरेंट वेज़, उसको मैं ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल में नहीं जाता। लेकिन हम एक कॉमन कॉन्सेप्ट अब लोगों को समझ आना शुरू हो गया है, जिसे कहते हैं लीकी गट। तो इन बच्चों का लीकी गट होता है, यानी जो उनकी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, वो डिसरप्ट हो जाती है, वो खराब हो जाती है। जिसकी वजह से ऐसे केमिकल्स जो बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं होने चाहिए, वो एब्ज़ॉर्ब होते हैं और वो जाके ब्रेन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये जो स्टडीज़ हैं, जो हुई हुई हैं, ये मेटा एनालिसिस हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर शो भी कर रहे हैं, ताकि आप देख सकें और उसके हम लिंक जो है अपनी इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, ताकि आप खुद भी जाके इन स्टडीज़ को पढ़ सकें। इसका जो साइंटिफिक इसकी रीज़निंग है, उसको आप देख सकें कि किस तरीके से जो मैदे की खराबी है, उसकी वजह से दिमाग की बीमारियाँ हो रही हैं और ख़ास तौर पे ऑटिज़्म के अंदर इसका एक बहुत मेजर रोल है। और इसी वजह से जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चे को लेके, हम अपनी हिस्ट्री के अंदर भी ये चीज़ पूछते हैं कि क्या उनको कोई ऐसा मैदे का इश्यू तो नहीं है? क्या उनको बच्चों को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? और मोर ऑफ़न देन नॉट उनका ये कोरिलेशन बनता है कि जब उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, इन बच्चों को, तो उनकी जो कंडीशन है, उनके बिहेवियर जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला काम हम अपने सेंटर पे करते हैं, ना सिर्फ़ पहले हमने उसको प्रॉपर्ली हिस्ट्री के ज़रिए, फिर टेस्टिंग के ज़रिए डायग्नोज़ करते हैं और फिर उसको हम ट्रीट भी करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं आते। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो है स्क्रीन टाइम, यानी स्क्रीन का यूज़। इन बच्चों को हम बड़ी छोटी उम्र से मोबाइल या टैब पकड़ा देते हैं और उसकी वजह से इस टैब और इस मोबाइल के अंदर ऐसी लाइट्स हैं, ब्लू लाइट हैं, ऐसी वायलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं, जो कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा दिमाग का हिस्सा है, व्हाइट मैटर, उसकी डेवलपमेंट को ख़राब करती हैं, जिसने कि कॉग्निशन है, मेमोरी है, रीज़निंग है, उसको ख़राब कर रही हैं। तो अब जो स्टडीज़ अगेन हम आपको ये शेयर कर देते हैं, हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि ये जो स्क्रीन टाइम है, और अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई नॉर्वे के अंदर और अब नॉर्वे के अंदर उन्होंने उसको साइंटिफिकली प्रूव किया और उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं कि पहले साल में जो बच्चे के जो जो पैदा होने के बाद पहले साल में उसको बिल्कुल स्क्रीन नहीं देनी चाहिए। 1 साल से लेके 3 साल की उम्र में उसको 1 घंटा मैक्सिमम स्क्रीन दी जा सकती है। 3 साल से लेके 6 साल की उम्र में उसको 2 घंटे के लिए दी जा सकती है और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को मैक्सिमम, यानी 12 साल की उम्र तक मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर सिर्फ 3 घंटे स्क्रीन टाइम किया जा सकता है। लेकिन ये लिमिट है, इससे ज़्यादा स्क्रीन बच्चों को नहीं देनी चाहिए। उसके बाद कुछ और फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका अ, दारोमदार है, जो हमें अभी साइंटिफिकली पता चला है। एक तो ये है कि अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, यानी मदर को कहीं डायबिटीज़ ऑफ द प्रेगनेंसी हो जाए या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए या इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो, तो उससे भी बच्चों के अंदर ऑटिज़्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर एक और जो कॉमन है कि जो सी सेक्शन के ज़रिए बच्चे होते हैं, जो अभी तक जो हमारे पास डेटा है, इंटरनेशनल डेटा, वो ये कहता है कि जो बच्चे जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज़ होती हैं, उनके अंदर ऑटिज़्म का इंसिडेंस बहुत कम है, जबकि जो सिज़ेरियन सेक्शन से बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंदर जो ऑटिज़्म का रेट बहुत ज़्यादा है।
उसके साथ-साथ फिर कुछ एक और रिसर्च चल रही है और हमारे सेंटर के ऊपर भी आजकल ये रिसर्च चल रही है कि जेनेटिक कितना बड़ा फैक्टर है जीन्स के जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इन बच्चों की। तो अभी तक पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 19 जीन्स आइडेंटिफ़ाई किए हैं साइंटिस्ट ने, जो कि कॉमनली ऑटिस्टिक बच्चों में पाए जाते हैं। लेकिन उसका कोई कंक्लूसिव डेटा नहीं है, यानी कहने का मकसद ये है कि वो ऐसा नहीं है कि वो तमाम बच्चों के अंदर ये जीन्स जो है ना म्यूटेटेड पाए जाएँगे। और ऐसा भी है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि नॉर्मल हैं लेकिन उनके अंदर जीन्स की ये म्यूटेशन पाई जा रही है। तो हमारे सेंटर के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं कि जिन बच्चों को ऑटिज़्म होता है उनके बहन-भाइयों को और उनके पेरेंट्स का हम सैंपलिंग कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि क्या ख़ानदान के अंदर म्यूटेशंस हैं या नहीं हैं, तो उससे क्या कोरिलेशन बनता है ऑटिज़्म के साथ। तो आज की वीडियो बनाने का ये मकसद था कि हम कुछ आपके सामने साइंटिफिक फैक्ट्स रख लें ताकि जो फ़िक्शन है या जो मिथ्स हैं, उनको कुछ हद तक एड्रेस किया जा सके। तो अगर आपके ज़हन में भी ऑटिज़्म को लेके कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बता दी गई हैं जिनके बारे में आपके सवालात हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे हमसे राब्ता करें ताकि हम आपको बता सकें कि ऑटिज़्म कैसे होता है, उसकी क्या अलामात हैं, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है और अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी बच्चे को ऑटिज़्म हो गया है, तो उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है।